एक छोटे से गांव में जंगल और पहाड़ियों के बीच मिट्टी की एक साधारण झोपड़ी में एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था वीरन। वो एक गरीब लकड़हारे का बेटा था। न उसके पास धन था, न शिक्षा, और न ही भविष्य की कोई निश्चित राह। उसकी माँ बचपन में ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और पिता दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। वीरन अक्सर गांव की सीमा पर खड़ा होकर राजपथ की ओर देखा करता। वहां से गुजरते योद्धा चमकते कवच पहने, तेज तलवारें धामे, आत्मविश्वास से भरे चेहरे उसकी आंखों में बस जाया करते। वही दृश्य उसका सपना बन गया। गांव के लोग हंसते थे और ताना मारते, गरीब का बेटा योद्धा बनेगा। लेकिन वीरन हर रात आकाश की ओर देखकर चुपचाप कहता, अगर शरीर कमजोर है तो मन को मजबूत बनाऊंगा। कुछ वर्षों बाद उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। वीरन बिल्कुल अकेला रह गया। भूख ने उसे तोड़ा, अपमान ने उसे जलाया। जीवित रहने की तलाश में वो नगर पहुंचा। वहां सैनिकों के प्रशिक्षण शिविर में उसे केवल पानी भरने और सफाई का काम मिला। सैनिक उसे दुत्कारते, गुरु उसे अनदेखा करते। उसके लिए कोई सम्मान नहीं था। लेकिन रात के अंधेरे में जब पूरा शिविर सो जाता, वीरन टूटी हुई लकड़ी से तलवार चलाने का अभ्यास करता। उसके हाथ छिल जाते, शरीर घायल हो जाता, फिर भी उसकी आंखों में हार नहीं थी। एक रात ये सब वृद्ध गुरु आचार्य सोमदेव ने देख लिया। उन्होंने वीरन की ओर देखकर कहा, तू युद्ध नहीं सीख रहा, तू स्वयं को गढ़ रहा है। यहीं से वीरन का असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। समय बीता। वर्षों की कठोर साधना के बाद राज्य पर पड़ोसी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। सैनिक कम थे और भय बहुत अधिक। वीरन को पहली बार युद्ध भूमि में उतरने का अवसर मिला। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। लेकिन जब उसने जलते हुए गांव देखे, बच्चों की चीखें सुनी, तो उसका डर क्रोध में बदल गया। उस दिन वीरन ने न केवल शत्रुओं को हराया, बल्कि अपने भीतर के भय को भी मार डाला। युद्ध के बाद सेनापति ने गर्व से कहा, आज एक सैनिक नहीं, एक योद्धा जन्मा है। समय के साथ वीरन राज्य का सबसे भरोसेमंद योद्धा बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी और अपने अतीत को नहीं भूला। युद्ध के बाद वो उजड़े गांवों का पुनर्निर्माण करता, अनाथ बच्चों को प्रशिक्षण देता और उन्हें सिखाता, तलवार से पहले आत्मा मजबूत होनी चाहिए। जब एक युद्ध में राजा गंभीर रूप से घायल हुआ, तो पूरे राज्य की सेना की कमान वीरन को सौंपी गई। उसने केवल युद्ध ही नहीं जीते, उसने सैनिकों का विश्वास और जनता का सम्मान भी जीता। लोग अब गर्व से कहते, ये वही गरीब बालक है जिसने इतिहास बदल दिया। अंतिम युद्ध में वीरन ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना राज्य की रक्षा की। वो विजयी हुआ, लेकिन गहरे घावों से टूट चुका था। मृत्यु के समय उसके शब्द थे, मेरी कहानी नहीं, मेरे जैसे हर बालक का सपना जिंदा रहना चाहिए। राज्य ने उसके नाम पर एक महान युद्ध अकादमी बनवाई। और आज भी जब कोई गरीब बच्चा पहली बार तलवार उठाता है, तो लोग कहते हैं, देखो, एक और वीरन जन्म ले रहा है। वीरन की मृत्यु के बाद कुछ समय तक पूरा राज्य शोक में डूबा रहा। युद्ध के नगाड़े शांत हो गए थे, लेकिन लोगों के हृदय में एक अजीब सी हलचल थी। ऐसा लग रहा था मानो वीरन गया नहीं है, बल्कि हर मन में बस गया है। उसकी अंतिम इच्छा, हर गरीब बालक का सपना जिंदा रहे, अब केवल शब्द नहीं, एक संकल्प बन चुकी थी। उसके नाम पर बनी युद्ध अकादमी सिर्फ तलवार चलाने की जगह नहीं थी, वो चरित्र गढ़ने का केंद्र बन गई थी। यहां प्रवेश केवल शक्ति से नहीं, बल्कि संकल्प से मिलता था। अमीर गरीब का कोई भेद नहीं था। जो भी सीखने की आग लेकर आता, वही वीरन का उत्तराधिकारी कहलाता। वर्षों बाद उसी गांव में, जहां कभी मिट्टी की झोपड़ी में वीरन पैदा हुआ था, एक और बालक जन्मा। उसका नाम था अयन। उसके पिता एक साधारण किसान थे और मां गांव की महिलाओं के साथ मेहनत करती थी। अयन जब छोटा था तो अक्सर अकादमी की ओर देखता और वीरन की कथा सुनते हुए उसकी आंखें चमक उठती। वो पूछता, क्या मैं भी वीरन बन सकता हूं? लोग मुस्कुरा देते, लेकिन इस बार हंसी नहीं थी, इस बार आशा थी। अयन अकादमी पहुंचा। शरीर दुबला था, हाथों में ताकत कम थी, पर आंखों में वही आग थी जो कभी वीरन की आंखों में थी। पहले दिन ही वो गिर पड़ा, तलवार हाथ से छूट गई। कुछ लड़के हंसे, लेकिन वृद्ध गुरु जो कभी सोमदेव के शिष्य रह चुके थे बोले, ताकत शरीर में नहीं, सहने की क्षमता में होती है। अयन गिरा, उठा, फिर गिरा, पर हर बार थोड़ा और मजबूत होकर खड़ा हुआ। समय के साथ अकादमी से केवल योद्धा नहीं निकले, नेता निकले, रक्षक निकले, सेवक निकले। वीरन की सीख ने राज्य की नींव बदल दी थी।
कई वर्षों बाद एक नया संकट आया। इस बार दुश्मन बाहर से नहीं, भीतर से था। सत्ता की लालसा में कुछ सामंतों ने विद्रोह कर दिया। सेना असमंजस में थी, जनता भयभीत थी। तभी अकादमी के द्वार खुले। अयन और उसके साथी आगे आए। उन्होंने कहा, हम युद्ध वीरन के नाम पर नहीं, उसके सिद्धांतों पर लड़ेंगे। युद्ध भयंकर था। ये तलवारों से अधिक आत्माओं की परीक्षा थी। अयन घायल हुआ, उसके कई साथी गिरे, लेकिन किसी ने पीछे हटना नहीं सीखा था, क्योंकि उन्होंने वीरन की कहानी पढ़ी नहीं थी, उसे जिया था। अंततः विद्रोह समाप्त हुआ, राज्य बच गया। राजा ने अयन से पूछा, तुम्हें यह शक्ति कहां से मिली? अयन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, एक गरीब बालक से, जिसने सिखाया कि कमजोर शुरुआत कमजोर अंत नहीं होती। उस दिन राजा ने घोषणा की, वीरन अब केवल एक नाम नहीं, एक विचार है। और सच में वीरन अब एक व्यक्ति नहीं रहा था। वो हर उस बच्चे में था जो अंधेरे में भी सपने देखता है, हर उस युवक में था जो अपमान को हथियार बनाता है, हर उस योद्धा में था जो तलवार से पहले इंसान बनता है। आज भी जब किसी गांव में कोई गरीब बालक आकाश की ओर देखकर कहता है, अगर शरीर कमजोर है तो मन को मजबूत बनाऊंगा, तो इतिहास मुस्कुराता है और समय फुसफुसाता है, वीरन अमर है और रहेगा। ये शब्द केवल दीवारों पर लिखे नारे नहीं बने, बल्कि राज्य की सांसों में घुल गए। समय आगे बढ़ता गया, पर वीरन की विरासत हर पीढ़ी के साथ और गहरी होती चली गई। युद्ध अकादमी अब केवल एक स्थान नहीं रही थी, वो एक संस्कृति बन चुकी थी। यहां सुबह तलवारों की टकराहट से नहीं, बल्कि अनुशासन और मौन से होती थी। शिष्यों को पहले खेतों में काम कराया जाता, गांवों की सेवा सिखाई जाती और उसके बाद ही उन्हें हथियार सौंपे जाते। गुरु कहते, जो जीवन की पीड़ा समझेगा वही युद्ध का अर्थ समझ पाएगा। अयन अब युवा हो चुका था। उसके शरीर पर युद्ध के निशान थे और मन में अनुभव की गहराई। विद्रोह के बाद लोग उसे नेता के रूप में देखने लगे, लेकिन वो स्वयं को केवल सेवक कहता था। वो अक्सर वीरन की मूर्ति के सामने बैठकर मौन रहता, जैसे उत्तर खोज रहा हो। एक रात वृद्ध गुरु ने उससे पूछा, अब तुम्हारा मार्ग क्या है? अयन ने उत्तर दिया, वीरन ने राज्य बचाया था, अब समय है मनुष्यता बचाने का। उसी समय दूर सीमाओं से समाचार आने लगे। पड़ोसी राज्यों में अन्याय, भूख और अत्याचार फैल चुका था। वहां के शासक शक्ति के नशे में जनता को कुचल रहे थे। शरणार्थी वीरन के राज्य की ओर आने लगे, थके हुए, भूखे, टूटे हुए। दरबार में मतभेद थे। कुछ कहते, हम अपने राज्य तक सीमित रहे, लेकिन अयन खड़ा हुआ और बोला, अगर वीरन जीवित होते तो क्या वो मूक दर्शक बने रहते? राजा ने अयन को सीमांत क्षेत्रों में शांति अभियान का नेतृत्व सौंपा। यह अभियान तलवारों से नहीं, साहस, सेवा और सत्य से लड़ा जाना था। अयन और उसके साथी गांव-गांव गए। उन्होंने लोगों को हथियार नहीं, आत्मसम्मान दिया। उन्होंने बच्चों को डर नहीं, सपने सिखाए। जहां तलवार उठानी पड़ी, वहां न्याय के लिए उठी। जहां झुकना पड़ा, वहां मानवता के लिए झुके। धीरे धीरे आसपास के राज्यों में भी वीरन के सिद्धांत फैलने लगे। शासक भयभीत होने लगे, क्योंकि ये कोई सेना नहीं थी, ये एक विचारधारा थी जिसे रोका नहीं जा सकता था। लेकिन हर युग में एक परीक्षा होती है। एक शक्तिशाली साम्राज्य ने वीरन की विरासत को खतरा समझा। उन्होंने घोषणा की, एक मृत योद्धा की कहानी से साम्राज्य नहीं चलते। अयन को युद्ध का संदेश मिला। यह सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि विचारों के अस्तित्व के लिए। युद्ध से एक रात पहले अयन अकेले वीरन की मूर्ति के सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, गुरु, आज तलवार मेरे हाथ में है, लेकिन भार आपके स्वप्न का है। सुबह सूर्य उदय हुआ। दो सेनाएं आमने सामने थीं। एक ओर घमंड और सत्ता, दूसरी ओर त्याग और विश्वास। युद्ध छिड़ा। ये केवल रक्त का संग्राम नहीं था, ये इतिहास की दिशा तय कर रहा था। अयन लड़ा, गिरा, फिर उठा, ठीक वैसे ही जैसे कभी वीरन उठा था। जब युद्ध समाप्त हुआ, मैदान शांत था, विचार विजयी हुआ था। अयन जीवित रहा, लेकिन उसने समझ लिया कि उसका कार्य अब तलवार से आगे का है। उसने सेना की कमान छोड़ दी और अकादमी को नया रूप दिया, जहां अब शासक, किसान, शिक्षक और सैनिक साथ साथ सीखते थे। अपने अंतिम वर्षों में अयन बच्चों के बीच बैठकर केवल एक ही वाक्य दोहराता, वीरन तुम बनोगे जब तुम किसी और को खड़ा करोगे। और फिर एक दिन अयन भी शांत होकर संसार से विदा हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि हर बार जब कोई कमजोर बालक अपने हालात से लड़ने का निर्णय लेता है,
जब कोई अपमान को शक्ति में बदलता है, जब कोई तलवार से पहले इंसान बनता है, तो वीरन फिर जन्म लेता है। और समय, इतिहास और मानवता तीनों एक साथ कहते हैं, वीरन अमर है और रहेगा।